नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना संकट ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन कोरोना महामारी को खत्म करने वाली उम्मीद की वैक्सीन से दुनिया का सिस्टम अब पटरी पर लौट रहा है। केंद्रीय बजट के बाद अब प्रादेशिक स्तर पर बजट पेश किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा की मनोहर सरकार का बजट भी 12 मार्च को पेश किया जाएगा। हरियाणा में बजट सत्र का आगाज हो गया है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के साथ हुई। 12 दिनों तक चलने वाला यह सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों पर टकराव तय माना जा रहा है। और इससे पहले आज सुबह की बात करें तो कांग्रेस विधायकों की तरफ से हरियाणा की गठबंधन सरकार के खिलाफ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया। कांग्रेस द्वारा दिए गए इस अविश्वास प्रस्ताव पर 10 मार्च को चर्चा होगी। तो एक तरफ कोरोना संकट के बाद मनोहर सरकार के बजट की अग्नि परीक्षा है, वहीं विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की भी परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है सरकार को। हरियाणा के बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस ने किसान आंदोलन, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सचिवालय चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। विधानसभा में कांग्रेस के 30 विधायक हैं, लेकिन इस प्रस्ताव पर फिलहाल 25 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव रखेगी और इसी दिन इस पर चर्चा होनी है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीनों कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में अविश्वास प्रस्ताव लाने का दावा कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी में हैं। तो एक तरफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार भी इस अविश्वास प्रस्ताव को गिराने का दावा कर रही है। आज इसी मसले पर बात करेंगे कि कांग्रेस को अविश्वास पर कितना विश्वास है। जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाने की बात कर रही है, उस पर उनको भरोसा कितना है और सरकार अग्नि परीक्षा के लिए कितनी तैयार है, और इस बार के बजट में क्या खास रहेगा, यह चर्चा का विषय है। इन कुछ एक सवालों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं और अगले आधे घंटे तक आप मेरे साथ, माफ कीजिए, घंटे तक आप मेरे साथ बने रहेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण की कुछ खास बातें वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाता हूं और आज इस अहम मसले पर हम बात करेंगे। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि ओलावृष्टि से खराब 2020 की रबी फसलों का 115.18 करोड़ मुआवजा स्वीकृत किया। सरकार ने नंबरदार का मानदेय बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह किया। ये कुछ सरकार की उपलब्धियां। अभिलेखों के लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। अब तक राज्य के 462 गांवों को लाल डोरा मुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना लागू की गई। कुछ एक महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई, लेकिन आज मसला यही है कि जो अविश्वास प्रस्ताव की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसके लिए सत्ता पक्ष कितनी तत्पर है, ये सत्ता पक्ष से जानेंगे और विपक्ष से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कितना भरोसा है इस अविश्वास प्रस्ताव पर। राजनीति के जानकार लोगों से समझेंगे कि उनकी तरफ से ये अविश्वास प्रस्ताव क्या इशारा कर रहा है, और इंडियन नेशनल लोकदल से समझेंगे कि उनका इस अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कहना है। मेहमान जुड़ेंगे तो परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन आज का जो दिन रहा वो कुल मिलाकर दोपहर तक का दिन हंगामेदार रहा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पैदल मार्च किया गया, उसके बाद विधानसभा के सत्र का आज आगाज हुआ और कांग्रेस पार्टी अपने अविश्वास प्रस्ताव को सौंपा। लेकिन ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये कितना कांग्रेस पार्टी को मजबूत लगता है जो लाने का दावा कर रही है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में इस वक्त सरकार की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों की गठबंधन में सरकार है। दबाव किस पर ज्यादा नजर आता है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। सरकार पर, गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, दोनों में से किस पर ज्यादा इसको लेकर दबाव है। सदन के पटल पर क्या रंग दिखाएगा
ये अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। कितना लगता है ये बहुत ज्यादा कड़ी परीक्षा लगती है, या फिर ये कांग्रेस पार्टी की भी अग्नि परीक्षा है, ये भी बड़ा सवाल है। आज का दिन महत्वपूर्ण है। 12 दिन तक बजट सत्र जो चलने वाला है, उसमें 12 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे। लेकिन कोरोना संकट में ये बजट कितना खास रहेगा हरियाणा के लिए भी चर्चा का विषय है। पर उसके साथ साथ आज जो हम चर्चा करेंगे, खास जो सवाल हमारा है वो यही है कि जो अविश्वास प्रस्ताव की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है वो कितना दमदार उसको नजर आता है, सत्ता पक्ष इसको लेकर कितनी गंभीर है, और इंडियन नेशनल लोकदल इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कहती है। क्योंकि आपको जानकारी ये भी दे दें कि इनेलो का एकमात्र विधायक अभय चौटाला, जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ अपना इस्तीफा दे दिया है और वो इस्तीफा मंजूर हो चुका है, यानी इंडियन नेशनल लोकदल के पास अभी विधानसभा में कोई विधायक नहीं है। लेकिन फिर भी राजनीतिक दल होने के नाते उनका पक्ष जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी तरफ से जो इस्तीफा दिया गया वो क्या इशारा करता है। वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल का इस्तीफा जो उन्होंने दिया अभय चौटाला ने, वो कौन सी ऐसी कड़ी रही जिस कड़ी के चलते ये इस्तीफा दिया गया। वाकई में कृषि कानूनों को लेकर विरोध दर्ज कराने का एक तरीका था या कुछ और नजर आता है, ये जानेंगे। लेकिन कितना बड़ा संकट सरकार पर इस वक्त है, या फिर सरकार को लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, ये सरकार से समझने की हम कोशिश करेंगे। राज्यपाल अभिभाषण के मुख्य बिंदु की बात हम कई बार कर लेते हैं। सरकार ने नंबरदारों का 3000 मानदेय तय किया। प्रतिमा अभिलेखों के लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब तक राज्य के 462 गांवों को लाल डोरा मुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना जो है वो लागू की गई है। ये तमाम मसले हैं जो आज हमने विधानसभा के पटल पर देखे। लेकिन आज जो चर्चा का विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो यही है कि जो बात हम कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, गंभीरता को लेकर, सत्ता पक्ष कितना इसको लेकर सीरियस है और विपक्ष इसको लेकर कितना गंभीर नजर आता है, दोनों का समझना जरूरी है। या फिर कुछ और ये कहानी हो सकती है, किस प्रकार के स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की जा रही है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। वाकई में क्योंकि इस वक्त जो हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उसकी निगाहें इस बजट सत्र में 12 तारीख पर तो रहेंगे कि मिलेगा क्या हरियाणा को। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी कितनी तत्परता के साथ अविश्वास प्रस्ताव पर बात करने वाली है। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय मैं आपका कराता हूं। ओंकार सिंह है, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से मेरे साथ हैं। ओंकार सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। और शंभू भद्रा वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ। शंभू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से भी मेरे साथ जुड़ेंगे और बीजेपी से भी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले ओंकार सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी का अविश्वास प्रस्ताव इंडियन नेशनल लोकदल को क्या लगता है इसमें? शमशेर जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल का मात्र एक विधायक था, चौधरी अभय सिंह चौटाला। उन्होंने कृषि बिलों के विरोध में, किसान के हित में अपना इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर कांग्रेस की पार्ट है। कांग्रेस ये कहती है कि जनता का विश्वास खो चुकी है सरकार, ये हम भी मानते हैं। ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से मेरे को नहीं लगता कुछ होने वाला है, तो सिर्फ ड्रामेबाजी है। हाँ, अगर कांग्रेस के 30 एमएलए अपने पद से इस्तीफा देके किसान के हक में खड़े हो जाते, तो मैं पूछना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के भाई से, क्या खट्टर साहब अकेले विधानसभा चला लेते? उनके ऊपर ज्यादा इससे ज्यादा वजन पड़ना था, इनसे ज्यादा उसको प्रभाव पड़ना था। दबाव में आती सरकार, और दबाव में आके सरकार कहीं ना कहीं किसानों के हित में फैसला लेती है। ओंकार सिंह जी, आप लोगों को ये लगता है कि सरकार विश्वास खो चुकी है, आप ये मानते हैं ना? बिल्कुल सरकार, लेकिन विश्वास खो चुकी है, पर आप लोगों के पास उस विश्वास को अविश्वास में बदलने के लिए कुछ है नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल के पास एक सीट थी और वो भी आप इस्तीफा देकर के
अपना प्रतिनिधित्व खत्म कर चुके हैं विधानसभा में। शमशेर जी, इंडियन नेशनल लोकदल शुरू से ही किसानों की पार्टी रही है हाँ। और किसानों की हरेक समस्या का संजीदगी के साथ खड़ी है। आज अगर किसान मुसीबत में है और हम विधानसभा में बैठे हैं तो बड़ी शर्म की बात है। हमें गर्व है कि हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के हक में अपने इस्तीफा दिया है। विधानसभा छोटी बात नहीं सत्र है। होने वाला था इस बार हरियाणा प्रदेश में कोरोना संकट के बाद हालात कैसे, उस पर चर्चा होनी थी। और इस बार हरियाणा को कोरोना संकट के बाद मिलने वाला क्या है, उसमें आपको लगता नहीं कि इंडियन नेशनल लोकदल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती और उसके बाद आप कोई कदम उठा सकते थे? शमशेर जी, आप ये भी देख रहे हो कि जब से ये नई सरकार बनी है तब से अगर किसी ने संजीदगी से सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता की आवाज को उठाया तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की एक खासियत ये भी है, वो जुबान के धनी है। उन्होंने कह दिया था किसानों के बीच में, अगर 26 तारीख से पहले सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी, कृषि बिल वापस नहीं लिए, तो 27 जनवरी को जाके अपना इस्तीफा देंगे। अपनी बात पर खड़े उतरते उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि अबे ही सत्य है। शंभू भद्रा जी, ये जो बात ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि किसानों के हक में इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी है, इंडियन नेशनल लोकदल शुरू से इस बात की आवाज उठा रही है कि आज प्रतिनिधित्व की जरूरत थी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रतिनिधित्व की, जो आज हम बात कर रहे हैं इस मसले को लेकर। और इसमें कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया जा रहा है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से कि वो इस्तीफा दे देते, विधानसभा चलती नहीं, अकेले कैसे चला लेते। इनमें कितना आपको दम लगता है? ये इनेलो की जो बातें हैं वाकई में गंभीर हैं या फिर ये कुछ और खेल खेला जा रहा है? देखिए, इसमें राजनीतिक रूप से इनेलो अपनी जगह सही हो सकता है कि उन्होंने एक विधायक था और इस्तीफा देने का उन्होंने जोखिम उठाया। पार्टी में इनेलो की स्थिति जब से इनेलो से जज्बा अलग हुई तो उसके बाद से प्रदेश में इनेलो का ग्राफ काफी तेजी से नीचे गिरा और ये उनको एक मौका लगा कि किसान आंदोलन के वक्त में हम इस पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं। और उन्होंने एक पॉलिटिकल गेम खेला कि क्योंकि उनके विधायक एक ही थे तो इनको इस्तीफा दे करके हम सरकार पर और विपक्ष दोनों पे दबाव बना लें कि आप भी इस्तीफा दो और ये साबित करें कि हम किसान के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल गेम खेला है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि अगर विधानसभा में वो रहते, उनके एक ही विधायक थे और विधानसभा में रहते तो विधानसभा में रहकर वो मुद्दों को ज्यादा असरदार तरीके से उठा सकते थे उनके विधायक। क्योंकि अब चूंकि विधानसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो इसीलिए स्ट्रांगली अपनी बात को वो विधानसभा से कह नहीं सकेंगे। अभी जहां तक कांग्रेस पे दबाव डाल रहे हैं तो कांग्रेस इस तरह से सभी विधायक इस्तीफा दे करके और बाहर हो जाएं और सरकार को छुट्टा छोड़ दे तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ऐसा तो नहीं करेगी। उनके 31 विधायक हैं और 31 विधायक के 31 किसान के समर्थन में इस्तीफा दे दे, मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक रूप से ये कोई सही कदम होगा कांग्रेस का। विधानसभा में रह करके वो सरकार को ज्यादा दबाव बना सकती है, सरकार पर ज्यादा घेर सकती है, जैसा कि उन्होंने आज किया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करी है उन्होंने। तो इस स्थिति को अगर आप देखें तो इस मामले में कांग्रेस अपना गेम सही तरीके से आगे लेकर के जा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सरकार पर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो अविश्वास प्रस्ताव का जो रूल है उस रूल के हिसाब से ये है कि कम से कम 19 विधायक 18 विधायक होना चाहिए जो कि लिखित में प्रस्ताव करे इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए। हालांकि कांग्रेस के पास 31 विधायक है तो संख्या की उनके पास दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम के अनुसार जब ये 18 साइन करेंगे अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार होंगे, लिखित में देंगे विधानसभा अध्यक्ष के पास, तब विधानसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। लेकिन ये जो इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हम बात कर रहे हैं, इससे कहीं ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव, इसका असर जो है वो सरकार की सेहत पर पड़ेगा या फिर सरकार के पास सब कुछ, सारी चीजें, सारा कोरम पूरा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है? देखिए, सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव से केवल एक दबाव पड़ेगा सरकार पे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव
लाने से सरकार के गणित पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। 40 विधायक ऑलरेडी बीजेपी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं और 7 निर्दलीय में से 2 को अगर आप माइनस कर दें तो 4 से 5 विधायक सरकार के साथ में है। तो नंबर में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का वो गिर जाएगा, ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, लेके भी आएंगे तो वो प्रस्ताव गिर जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ा अहम मसला है जिस पर बात हम कर रहे हैं और इसमें कुछ और बिंदु जिनको लेकर मैं आपके पास आऊंगा शंभू जी, लेकिन इस बीच मेरे साथ रंजिता मेहता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, वो भी जुड़ चुके हैं। रंजिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद। रंजिता जी, सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर कितनी गंभीर है या कोई डर नहीं है आप लोगों को? देखिए, डर तो आज कांग्रेस को है। जो अभी बात कर रहे थे वरिष्ठ पर, जो हमारे साथी बैठे हैं यहाँ पर, शंभू जी बैठे हैं, उनको शंभू जी की उनको 18 लोग चाहिए अपना कोरम पूरा करने के लिए। क्या कांग्रेस के पास वो 18 लोगों की लिस्ट भी है क्या? आप देखेंगे कि पीछे हुड्डा साहब ने अभी मीटिंग बुलाई जिसके अंदर अविश्वास पत्र के लिए उन्होंने सबकी बैठक लेनी थी। आप देखिए, ना तो उसमें किरण चौधरी गुट पहुंचा, ना उसमें शैलजा गुट पहुंचा, ना उसमें रणजीत सिंह सुरजेवाला गुट पहुंचा और ना ही उसके अंदर कैप्टन अमरिंदर के बेटे पहुंचे, कैप्टन अजय यादव के बेटे पहुंचे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई ही कांग्रेस को इस बात का विश्वास है कि उनके पास पूरा मत है जी? क्या वो अपने ऊपर विश्वास रखती है कि उनकी पार्टी जिंदा है कि मर चुकी है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अपने विधायक ये मीटिंग लेते हुए नजर आते हैं कि किसानों को शराब पिलाओ अगर अपने आप को जिंदा करना है, उनको वहां पे फंड पहुंचाओ ताकि अपने आप को जिंदा रख सके। कहीं ना कहीं वहां का कार्यकर्ता, वहां के नेता भी ये मान चुके हैं कि आज कांग्रेस खत्म हो चुकी है, आज कांग्रेस मर चुकी है। पर मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से ये ढकोसले करने जा रहे हैं और बार बार कभी पैदल मार्च कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उसका कोई भी असर होने वाला नहीं है। भाजपा का कोरम पूरा है, हर परीक्षा के उतरने के लिए हम तैयार हैं। इनको जितना जोर लगाना उतना जोर लगाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कृषि कानून सरकार लेकर आई है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे पूछूंगा मैं कि आप लोगों को कितना विश्वास है अपने आप पर। बीजेपी को तो पूरा भरोसा है, सरकार को पूरा भरोसा है कि उनके सामने यह विश्वास प्रस्ताव नहीं टिकेगा, लेकिन ये जो मसले हैं इनको लेकर क्या लगता है आप लोगों को? ये जो कानूनों को लेकर आज बात हो रही है, कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है, रंजिता जी। देखिए, आज कांग्रेस के पास एक्चुअल में मुद्दे नहीं है। मुद्दे होते तो आज इस तरीके की बातें ना होती, क्योंकि सरकार पूरी सही ढंग से चल रही है। ना तो ये मनोहर लाल खट्टर की स्पीड को रोक पा रहे हैं और ना ही ये माननीय मोदी जी की स्पीड को रोक पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खलबली जो है इनके खेमे के अंदर ही है। आज पहले G23 वाले ये बताएं कि उनके ऊपर कांग्रेस को विश्वास है कि नहीं। कांग्रेस वाले ही उनके पुतले फूकते हुए नजर आते हैं। वहां पर गुलाम नबी आजाद का पुतला फूका जाता है, तो यहाँ पर हुड्डा साहब के पुतले फूकने के लिए किस बात का गुरेज हो रहा है? तो आज उन्होंने भगवी पगड़ी पहनकर इस बात को स्वीकार किया है कि मोदी जी की जो ऊपर की सत्ता है वो उनको मंजूर है, मोदी जी की नीतियां उनको मंजूर है। उनको पता है कि सरकार सही कदम उठा रही है और जहां तक बात है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से, दुरुस्त तरीके से चल रहा है। आज पर्ची खर्ची बंद करके हमने बेरोजगार युवाओं को नौकरियां देने का काम किया है। आज जो एक कानून लेके बेरोजगारी के मामले में तो रंजिता जी हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है। बेरोजगारी के दर की बात मैं करूं तो उसमें नंबर 1 हरियाणा है। आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, है ना? उसको देखिए, आपने पर्ची खर्ची की बात की, उसको लेकर मैं खूब सवाल पूछता हूं कांग्रेस से कि पर्ची खर्ची का खेल के जो आरोप आप पर लगते थे, अब बीजेपी कहती है हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, दर की बात मैं करूं तो एक रिपोर्ट कल परसों ही रिपोर्ट सामने आई है, उसमें हरियाणा नंबर 1 है पूरे देश में। देखिए, बेरोजगारी की दर की जहां तक बात है, हम पारदर्शी तरीके से नौकरियां लगा रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी एक ईमानदार बच्चा जो सक्षम है वो इस नौकरी को पाने से रह जाए या वंचित रह जाए। क्योंकि जिस तरीके के घोटाले, जिस तरीके से अंगूठा किसी का, तो बाकी स्टेट्स में रंजिता जी, बाकी स्टेट्स में जहां एक मिनट रंजिता जी, बाकी स्टेट्स में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर बेरोजगारी की दर जो है इतनी बेहतर नहीं है। हरियाणा में क्यों है, इसको लेकर पूछूंगा आपसे। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी में हम पारदर्शिता के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तब इतना सब कुछ हो रहा है, तो क्या बाकी जगह ट्रांसपेरेंसी नहीं है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस का टेन्योर था
तब जितनी नौकरियां उन्होंने अपने 10 सालों में नहीं दी, उससे तिगनी नौकरियां हम पिछले 6 सालों में दे चुके हैं और भर्ती प्रक्रिया पूरी चालू है। शंभू भद्र जी कुछ कहना चाहते हैं रोजगार को लेकर? रंजिता जी, रोजगार के मसले को लेकर, प्रक्रिया चल रही है। रोजगार के मसले को लेकर मैं हरियाणा की बात करूं, कितनी सारी भर्तियां जिनको अब दोबारा से रिवाइज करने की बात हो रही है। कहीं पर संस्कृत के टीचर्स है कि जहां पर भी थोड़ी सी भी खुशबू आती है कि कोई भी किसी तरीके की अनियमितता करने की कोशिश की गई है, 5 साल नहीं लगते। रंजिता जी, शंभू जी कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट रंजिता जी, शंभू भद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। शंभू भद्र जी, चलिए संपर्क। शंभू जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। चलिए शंभू जी, आपसे आप कुछ पूछना चाह रहे थे, सवाल करना चाह रहे थे जी। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना था कि रंजिता जी बीजेपी की तरफ से जिस जोश खरोश से बात करती हैं, अच्छी बात है, पार्टी का पक्ष अच्छे से रख रही है, लेकिन पहले तो ये मसला है कि सरकार बीजेपी चला रही है या जजपा चला रही है, ये एक इशू है। दूसरा, 75% आरक्षण का जो इन्होंने बिल पास किया, कानून लेके आए और उसका इंडस्ट्री ही में विरोध शुरू कर दिया है। अभी फिक्की एसोचैम, सीआई सब उसका विरोध कर रहे हैं जी। तीसरी बात कि पिछली सरकार में जब बीजेपी फुल प्ले सरकार थी तो हरियाणा में गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा कॉन्फ्रेंस किया गया था और जिसमें 5 लाख करोड़ रुपया निवेश का घोषणा की गई थी कि हरियाणा में ये निवेश किया जाएगा। और चीन की कंपनी थी वांडा, जिसको कि 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की गई थी। वो निवेश आज तक कहाँ है, बीजेपी के किसी प्रवक्ता को नहीं पता कि हरियाणा में वो निवेश आया कि नहीं आया, उस 5 लाख करोड़ में कहाँ गया। जहाँ तक बेरोजगारी में आपने कहा ये कि नंबर 1 है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाए तो ये कह देना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी मान लीजिए कि इसी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद 21 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। वो 21 मेडिकल कॉलेज कहाँ है? केवल कागजों पे है, कहीं ग्राउंड में कोई मेडिकल कॉलेज काम नहीं कर रहा। जो नए 21 खुलने थे। इस बार के बजट के बारे में सीएम ने कहा है कि हमारा बजट इस बार हेल्थ पे फोकस होगा। तो जो पिछली घोषणाएं हैं वो तो पूरी नहीं हुई है। पिछला बजट था वो शिक्षा पे कहा कि सीएम ने खुद ही कहा है कि शिक्षा पे हमारा पिछला बजट फोकस था और नेक्स्ट हम हेल्थ पे करेंगे। तो शिक्षा पे जो फोकस था, शिक्षा की स्थिति आप पूरे प्रदेश की देख लीजिए, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। मतलब जो पहले से जो चीजें थी वही पे अटका हुआ है। केवल भर्तियां या कुछ ऐसी चीजें, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्कूल, नए कॉलेज, नए सिस्टम, वो सब कुछ प्रदेश में दिख नहीं रहा है। तो कहने का मतलब कि आप काम तो नहीं कर रहे हैं। जो लोग मुद्दा, सड़कों की हालत देखिए पूरे प्रदेश की, कि अभी जो रोहतक जैसे शहर है उसकी सड़कें टूट जाती हैं, रातों रात सड़कें तोड़ दी जाती है, बनी बनाई सड़क। आप देखिए सापला से रोहतक तक की सड़क पिछले साल ही 729 करोड़ के ठेके से बनी थी और उसके 1 साल बाद आधी सड़क को आपने तोड़ दिया पानी के लिए और उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो ये जो सरकारी सिस्टम में जो लूपहोल्स हैं, जो करप्शन है, जो सिस्टमैटिक करप्शन है, इन सब चीजों पे सरकार का ध्यान ही नहीं है। विपक्ष जब कोई इस तरह की बात करेगा तो कहेगा कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो यानी कि ये कह देना कि मुद्दा नहीं है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। SYL का इशू है, इतने लंबे समय से आपकी सरकार रही, जब पंजाब में सरकार थी तब आप नहीं लेके आ पाए। इसी तरह से दक्षिण हरियाणा में पानी का इशू है, उसको आपने अब तक सॉल्व नहीं किया। तो एक सरकार को काम करने के लिए कितना साल चाहिए आपको? 5 साल आप ऑलरेडी कर चुके हैं, 6ठे साल में आप काम कर रहे हैं, तो आप इतना समय तो कम नहीं होता है। और प्रदेश की किसी व्यवस्था के लिए आप लगातार पिछली सरकारों को कोसते रहेंगे, तो वो कोई तरीका नहीं है जी। कि पिछली आपने कहा, अरे आप पिछले ने काम नहीं किया इसीलिए आपको मौका दिया, और जब आपको मौका आया तो आप काम करने की बजाय आप पिछले की को गिनवाते रहते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया। तो वो नहीं किया तब तो आपको मौका मिला। बिल्कुल, ये जो कुछ एक सवाल है जिनका सदन के पटल पर जवाब देना होगा। शंभू जी आ रहा हूँ। आनंद बयानी मेरे साथ जुड़ चुके, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं। आनंद बयानी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद बयानी जी, आज हम बात कर रहे हैं आपके अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। सदन के पटल पर आप लोग जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस को अपने अविश्वास प्रस्ताव पर कितना भरोसा, कितना दम आपको दिखता है? बीजेपी को ऐसा लगता है कि कोई खास इश्यू नहीं है? देखो, एक अच्छे विपक्ष के भूमिका निभाते हुए हमने अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं
क्योंकि कुछ जेजेपी के, कुछ बीजेपी के, कुछ आजाद जो विधायक हैं, एक तरफ किसानों के हक की बात कर रहे हैं या दबी जुबान से बोल रहे हैं। ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो कितने किसानों के हक में। आप उनका सिर्फ इम्तिहान लेना चाहते हैं, इम्तिहान लेना चाहते हैं? बिल्कुल हाँ। इम्तिहान भी, और काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि ये सरकार गिरे और आम जनता को राहत मिले। कांग्रेस के सारे विधायक आपके साथ हैं? सवाल पूछिए, क्या इनके पूछ रहा हूँ रंजीता जी, एक मिनट रंजीता जी पूछ रहा हूँ, रंजीता जी एक मिनट, रंजीता जी पूछ रहा हूँ मैं सवाल, रंजीता जी सवाल पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए आनंद बयानी जी, कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक साथ हैं क्या? पहले मैं, ये रंजीता जी वही है ना जो कांग्रेस में थी और बीजेपी में? सर ये तो चलता रहता है ऐसे राजनीतिक पर। देखिए एक मिनट, देखिए आप व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे ना करें, कोई भी। ये बीजेपी, आपको पता होना चाहिए रंजीता मेहता जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया, वो बीजेपी में अब। मैं वही तो बता रहा हूँ ना। हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात की। हाँ तो जो लोग क्या परिवर्तित करना जानते हैं वो कटाक्षी कर सकते हैं। कल तक वो कांग्रेस का ढिंढोरा पीटे थे, आज उनको मोदी जी और ये अच्छे लगने लग गए। तो आज पूरी कांग्रेस एकजुट है कि शैलजा जी की बात करें, कि हुड्डा जी की बात करें, कि किरण चौधरी जी की बात करें, ये बीजेपी का ध्यान रखें, कांग्रेस का ध्यान रखना छोड़ दें। आपको पता लग जाएगा स्वास्थ्य प्रसाद के अंदर जब वोट डलेंगे, रंजीता जी आपको पता लग जाएगा कि आप सांसद ये काम बोल रही है, ये स्पष्ट हो जाएगा। ये लोग आपकी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, क्या वो एक मत है? क्या वो हुड्डा साहब के सूबे बनाने के लिए तैयार है? क्या अपनी चौकड़ी बनाकर अपने लोगों को लेकर आज सड़कों पर आज जाते हैं और अपना ही कांग्रेस का साथ नहीं दे पाते? आज आनंद बयानी जी, आपको इस बात का दर्द है कि रंजीता मेहता ने पार्टी छोड़ दी, या इस बात का दर्द है कि भाजपा अच्छा परफॉर्म कर रही है? आज इस बात का जवाब दीजिए। आज कांग्रेस को इस बात पे विश्वास है कि वो जिंदा है कि मर चुकी है? आपके ही ठीक है रंजीता जी पूछ लेते हैं। आनंद बयानी जी, आनंद बयानी जी आरोप, देखिए मैंने एक सवाल पूछा था आनंद बयानी जी, आनंद जी बयानी साहब एक सवाल पूछा था मैंने कि कितनी एकजुट है, आप लोग इम्तिहान ले रहे हैं। जब आपके सवाल को जवाब एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आरोप बीजेपी ये लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी खुद ही एकजुट नहीं है, दूसरे पार्टी के विधायकों से कहाँ संपर्क में है, वो खुद के तो एकजुट कर नहीं पा रही है। हाँ आप सामने आ जाएगा कि कितने वोट है विश्वास प्रताप में पड़ते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जिस दिन वोटिंग होगी। ये तो स्पष्ट हो जाएगा। उस दिन रंजीता जी से बात करेंगे कौन सा वोट कहाँ है, ना पहुंचे तो मुंह काला करके इस प्रकार जो मलाई खाने वाले लोग थोड़ा जो छोड़ के चले गए। देखिए रंजीता जी ये शब्दावली आप देखिए, एक मिनट रंजीता जी रंजीता जी मुंह काला शब्द मुझे उचित नहीं लग रहा। आपको आरोप लगाए कांग्रेस पे लगाए, इनेलो पर लगाए, लेकिन ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल ना करें। मैं आपत्ति इसके ऊपर दर्ज करता हूं। देखिए ये गरिमा है, ये हमेशा से होता है, ये संविधान में लिखा गया है और संविधान के गरिमा के हिसाब से, संवैधानिक नियमों के हिसाब से कोई पार्टी ऐसा कर सकती है, लेकिन वो पास हो, फेल हो, गिरे, आगे बढ़े अलग इशू है। बीजेपी की बात, बीजेपी की नेताओं की भाषा ही है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, सवाल पूछिए, आप पूछिए सवाल, लेकिन ये शब्द ठीक नहीं है। पार्टी को लेके आते हैं, पहले अपनी पार्टी का विश्वास पत्र लाकर तो दिखा दे। ठीक है वो पता चलेगा, देखते हैं। मैं एक मिनट आनंद बयानी जी, एक मिनट आपके पास भी आ रहा हूँ। शंभू जी मेरे साथ जुड़े हुए। ओंकार सिंह जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं कि आपने दोनों को सुन लिया और शंभू भद्र जी को भी आपने सुना, बेहतर होता, शंभू जी का ये मानना है कि अगर वो विधानसभा में खड़े होकर आज बात रखते किसान की, फसलों की, कानूनों की, ये कदम जो उठाया गया, हालांकि राजनीतिक तौर पर हर पार्टी के पास ये अधिकार है, लेकिन बहुत बेहतर होता कि आज उस पर बात होती और आज हम खुलकर चर्चा कर रहे होते और आपकी उसमें भूमिका की बात भी कर रहे होते, लेकिन आप तो उस भूमिका में आज है नहीं। शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपनी बहन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, इनको एक पता नहीं क्या बीमारी है, बीच में बोल पड़ते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना समय होता है, जनता को सुनने दीजिए। इस डिबेट को मच्छी बाजार सब्जी मंडी ना बनाइए, बीच में बोलने की कोशिश ना करें, इतने उतावले पे और शब्दों की मर्यादा के बीच में रहे। दूसरा अगर विश्वास प्रसाद की बात, तो मैं ये मानता हूँ बीजेपी नंबर गेम में तो ठीक रहेगी, क्योंकि नंबर गेम है इनके पास, लेकिन जनता का विश्वास ये खो चुकी है। आज तक इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दोनों बीजेपी और जेजेपी ने आज तक नहीं इन्होंने डिटेल किया। और जहां तक बजट की बात है, बजट में क्या करने वाले हैं उसका उदाहरण मैं छोटा सा देना चाहता हूँ। किसान के साथ तो शुरू से नाइंसाफी करते आए हैं। अभी 10 दिन पहले ही
इन्होंने रूरल एरिया में स्टाम्प ड्यूटी, जो रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी है 3% से बढ़ाकर महिलाओं के लिए 5% कर दी और पुरुषों के लिए 5% से बढ़ाकर 7% कर दी। मतलब अभी बजट आया नहीं है, बजट से पहले ही इन्होंने चोर रास्ते से स्टाम्प ड्यूटी किसानों के लिए बढ़ा दी, क्योंकि रूरल गेम में तो किसान ही रहते हैं। दूसरा मैं इनसे पूछना चाहूंगा अपनी बहन से कि इतनी गंदी गंदी बातें बोल रही हैं, कांग्रेस मर गई या जिंदा है, ये ऐसे से शब्द नहीं बोलने चाहिए। 3 महीने पहले तो ये कांग्रेस में ही थी, मेयर की टिकट नहीं मिली और ये वापस बीजेपी में चलेगी। ऐसे आप देखिए, ये जो इस तरह के आरोप है, मुझे लगता नहीं कि ऐसे देखिए आज हम किसको टिकट मिली, किसको टिकट नहीं मिली, कौन किस पार्टी में आज है, कौन किस पार्टी में नहीं है, राजनीति में ऐसा टाइम आता रहता है। देखिए एक मिनट, राजनीति में ऐसा वक्त आता रहता है कि किसी व्यक्ति को कोई पार्टी की विचारधारा अच्छी लगे, किसी को किसी पार्टी की विचारधारा अच्छी लगे, पार्टी में आना जाना, पार्टी छोड़ना, ये कोई हाँ पूरी बात कर लें आप, लेकिन ये शब्द मुझे लगता नहीं ठीक है। आज वो बीजेपी में है, बीजेपी की बात कर रही है, तो बीजेपी के तरफ से सवाल आ रहे हैं तो आप उनका जवाब दें। आपको लगता है सवाल पूछ रहे, सवाल पूछें। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, जिस पार्टी में गए अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के लिए भी मरने जैसी बातें ना करें। वो मैं कह चुका हूँ कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए जो गरिमा के खिलाफ है। और आज एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये बीजेपी जेजेपी सरकार ने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं उनमें से कोई भी प्रोग्राम पास नहीं हुआ। ये कहते हैं नौकरियों में 75% हमने प्राइवेट में अमेंडमेंट करके राज्यपाल जी ने उस पर मोहर लगा दी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी सरकारी 99 एसडीओ की भर्ती हुई थी, उसमें से सिर्फ 22 एसडीओ हरियाणा की हैं। ये सरकारी नौकरियों में तो कुछ कर नहीं पाए, और प्राइवेट नौकरियों में जहाँ की प्राइवेट जो व्यक्ति है, जो संस्था है, उसका अपना अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन लागू नहीं है। तो जनता को गुमराह करने की बात क्यों करते हैं? दूसरा है डिजिटल हरियाणा, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी बहन से एक बार किसी तहसील में जाकर देखिए, वहाँ ना तो नेट होता है, नेट होता है तो उसकी स्पीड नहीं होती है। दृष्टियों के लिए कोई इतनी समस्या है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप, ये तो बता दीजिए। रंजीता जी पूरा सवाल सुन लें, बीच में ना बोले। रंजीता जी प्लीज पूरी बात करने दें, पूरी बात करने दें, 1 मिनट पूरी बात करने दें। हाँ रंजीता जी धक्के खाते थे, आप लोगों की सरकारें तो बहुत साल पहले थी। आप पिछले टेन्योर की अगर कांग्रेस की बात करते हैं और अब की बात ठीक है, चलिए देखिए ऐसे मैं बात जो आज जिस मसले पे कर रहा हूँ उस पे हम फिर थोड़ा सा घूम के आते हैं। चर्चा मेरी बेनती है, ये मच्छी बाजार बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं मेरा प्रयास, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मामला जो है जिस पे बात हो रही है उसके ऊपर विस्तार से बात हो, गंभीरता से बात हो। और शंभू जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने तो साफ कर दिया है कि इम्तिहान ले रहे हैं हम, वो इम्तिहान किसका ले रहे हैं इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस का इम्तिहान है ये सरकार का इम्तिहान है या किसी और इम्तिहान की आज चर्चा हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव के स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश हो रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है।
जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्वास की अग्नि परीक्षा, इस पर आज बात हो रही है। विश्वास किसका बढ़ेगा, किसका घटेगा, किस पर कम होगा, किस पर ज्यादा होगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में आज जो हुआ उसको लेकर भी बात कर रहे हैं। और 10 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है विश्वास प्रस्ताव को लेकर, उसमें कितना दम है। और एक और सवाल जो इसमें आया कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कौन किसानों के साथ है और कौन किसानों के साथ नहीं है। और ये भी दावा हो रहा है कि बहुत से ऐसे विधायक हैं जेजेपी के या भारतीय जनता पार्टी के, वो किसानों के साथ, हमारे साथ, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि बहुत से ऐसे विधायकों के साथ होने का दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। अब परीक्षा दोनों की है, बीजेपी की भी है और उधर से बीजेपी जेजेपी सरकार की, उसके साथ साथ ये जो परीक्षा है ये कांग्रेस पार्टी की कितनी, इसके ऊपर बात करेंगे। रंजिता मेहता मेरे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, शंभू भद्रा वरिष्ठ पत्रकार साथ जुड़े हुए हैं, ओंकार सिंह जी मेरे साथ इनेलो से हैं और आनंद बियानी जी प्रवक्ता कांग्रेस से मेरे साथ हैं। शंभू जी, एक बड़ा अहम सवाल है ये कि आनंद बियानी जी ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि कौन किसानों के साथ है, कौन किसानों के साथ नहीं है। ये उनकी परीक्षा है। कांग्रेस की कितनी बड़ी परीक्षा आपको नजर आती है ये? देखिए, कांग्रेस की स्थिति ये है कि ग्रुप टेस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बैठक में शामिल होने से कांग्रेस के अंदर एक गुटबाजी तो पहले से थी ही, एक उसको हवा मिली है इस घटना के बाद से, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कई पॉकेट काम कर रहे हैं अभी प्रदेश में। और ये आपने देखा कि लंबे समय से कांग्रेस के अंदर एकजुटता की बात नहीं होती है। सभी नेताओं की एक जुबान नहीं होते हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में खींचतान करते रहते हैं। तो ये जो आपस में इनकी गुटबाजी है और ग्रुप टेस्ट के बाद निश्चित रूप से इस गुटबाजी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सबसे आगे हैं अपने राजनीतिक स्ट्रेंथ को लेकर के प्रदेश में। तो ये ग्रुप टेस्ट के बाद जो दूसरे नेता है उनके पास मौका है कि इन पे अटैकिंग मोड में आ जाएं। तो हमें लगता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के कांग्रेस आएगी सदन में, तो उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसा कि आज की बैठक में आपने देखा कि बहुत लोग नहीं पहुंचे उनके पॉकेट के नेता। हालांकि विपक्ष के तौर पे कांग्रेस की भूमिका स्ट्रांग है प्रदेश में और उसे अपनी एकजुटता को आगे बढ़ा करके अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि इनेलो अब विपक्ष की भूमिका में नहीं है। तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस पे है कि कांग्रेस अच्छे से सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी अपनी भूमिका को स्ट्रांग करें, अपने एकजुटता लाएं, पार्टी में एक आवाज हो और जो नेताओं के बीच भिन्नताएं हैं उसको वो खत्म करें, जो वैचारिक मतभेद है या जो भी है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव से केवल सरकार पे दबाव पड़ेगा, सरकार की गणित पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार पे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जजपा के पास वो अब क्षमता नहीं है कि जजपा के सभी विधायक इस्तीफा दे दे किसान के समर्थन के नाम पे और सरकार से अलग हो जाए। अलग होकर भी अलग से कोई नई सरकार बनने की सूरत नहीं बनेगी। तो जजपा में वो स्थिति ही नहीं है, तो वो सरकार में बने रहना चाहेगी, चाहे सरकार जितने दिन चले। वो अंतिम समय में कोई हटे नहीं, तो अभी कोई खतरा नहीं दिखता है। जहाँ तक किसान की बात है, तो किसान के लिए तो सभी दल कहते हैं कि हम खड़े हैं। बीजेपी भी कह रही है कि हम किसान के लिए ही कानून लेकर के आए हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि हम किसान के साथ खड़े हैं, इनेलो, जजपा सभी कह रहे हैं कि हम किसान के साथ खड़े हैं। तो कायदे से किसान को, क्योंकि बड़ा वर्ग है, सभी दलों का वोट बैंक है, तो सभी दल चाहते हैं कि उनके किसान के साथ खड़े दिखना चाहते हैं। और कानून को लेकर जो अभी आंदोलन चल रहा है, तो राजनीतिक दल जो भी है, अभी मान लीजिए कि कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन संसद में जब कानून पास हो रहा था तो उस वक्त कांग्रेस थी, उस वक्त कांग्रेस ने कोई सड़क पे हंगामा नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठाई। जब किसान सड़क पे आए तो आज आप कांग्रेस कर रही है कि हाँ हम किसान के साथ हैं। या इनेलो ही है तो एक राजनीतिक रूप से कानून का जब पास हो रहा था तो उस दिन कितने दिन धरना दिया, कितने दिन विरोध किया, कुछ नहीं किया। आज जब किसान सड़क पे है तो आप कह रहे हैं कि हम किसान के साथ हैं। तो कोई भी राजनीतिक दल है उसको आप देखिए कि मौके की राजनीति कर रहे हैं।
वैचारिक राजनीति, विरोध की राजनीति, सड़क पे जो राजनीति है, मुद्दों की राजनीति वो नहीं कर रहे हैं। जब कोई मुद्दा उठ जाता है, सामने आता है, तो वो आकर के खड़े हो जाते हैं कि देखिए मैं तो आपके साथ हूँ। तो राजनीतिक रूप से इस तरह इस सोच को देखना पड़ेगा कि हमारा विपक्ष जो है लोकतंत्र में कितना प्रभावी भूमिका निभा रहा है। आनंद बयानी जी, शंभू जी को आपने सुना कि धड़ों को लेकर बात करेंगे। आप लोग तो कह रहे हैं हम सारे एकजुट हैं, एक साथ खड़े हैं, और बैठक को लेकर भी बात हुई। आनंद बयानी जी, एक मिनट पूरा सुन ले आप। परीक्षा आप लेना चाहते हैं उन लोगों की जो इस वक्त सरकार के साथ हैं, और ये भी आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन लोग सरकार के साथ हैं, लेकिन ये परीक्षा तो कांग्रेस पार्टी की भी है कि कांग्रेस के साथ कौन कौन है। शमशेर जी, उसी बात का मैं जवाब दे रहा था। शंभू जी की इस बात से सहमत नहीं हूँ। एक तो ये गुटबाजी की बात न करें तो ज्यादा अच्छा है। सर G23 क्या था? वोटिंग के G23 क्या था सर? देखिए आप लोग खुद ही एग्जांपल सेट करते हो, फिर दूसरों से पूछते हो। वोटिंग के बाद में पता लग जाएगा कि गुटबाजी है या नहीं है, वो स्पष्ट हो जाएगा। आपको तो पहले पता होना चाहिए। विचारों की लड़ाई हर एक पार्टी में है। अभी बीजेपी के अंदर भी क्या है, बीज साहब और मुख्यमंत्री लड़ी रहे हैं डीजीपी के लिए। वो चाहते हैं हट जाए और वो चाहते हैं नहीं हट जाए। ये चौधरी रंजीत सिंह जी की स्टेटमेंट है कि अभी अगर चुनाव हो जाए तो 15% खाली एमएलए विधायक बनेंगे जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब रोज इस तरह की बातें आते हैं। दादा गौतम बोल रहे हैं, बबली ने बोला, अभिषेक ने बोला, और भी काफी इनके विधायक है जो कि बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसको हम गुटबाजी नहीं कहेंगे। कई बार क्या होता है कि हमेशा विचारों की लड़ाई हर एक पार्टी में है। जो सत्ता के अंदर है उनके विधायक भी खुल के जब उनके खिलाफ बोल रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वहां भी तो गुटबाजी है। तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि वो लोग कितना जनता को चाहते हैं, या किसानों के हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, या व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मजदूर के हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये भी आज स्पष्ट हो जाएगा। और कांग्रेस का तो आपको सामने आ ही जाएगा। हमारे पास 31 विधायक है। 31 के बाद में कितने वोटिंग और आते हैं, उससे पता लगेगा कि वो जनता के कितने हक है या खाली लिफाफेबाजी बेच रहे हैं। ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में गुटबाजी की बात ना करें, पूरी कांग्रेस एक है। राहुल गांधी, और जब तक दूसरी बात किसानों की लड़ाई की बात है, राहुल गांधी पहले भी आ चुके हैं। पिछले महीने 2 महीने के अंदर कम से कम 15-20 प्रदर्शन प्रदेश लेवल के हमारे हो चुके हैं। हम किसान, कोई मुद्दा होगा तभी खड़े होंगे ना। उससे पहले बिना मतलब डंडा उठाए या झंडा उठाए घूमते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। लोग भी कहेंगे ये लोग पागल हो गए हैं। विपक्ष का काम देखिए, विपक्ष का काम, विपक्ष जो होता है, विपक्ष का काम होता क्या है? एक मिनट आनंद बयानी जी, विपक्ष का काम क्या होता है? सरकार विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 2014 में जो विपक्ष हम देखते थे, क्या आज वैसा आपको नजर आता है? मैं सीटों की बात नहीं कर रहा, सीटें किसकी ज्यादा है किसकी कम है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कौन से मुद्दों को लेकर पहले कौन सी पार्टी, कौन सा विपक्ष खड़ा हुआ। किसानों ने आंदोलन शुरू किया, अब आप लोग उस आंदोलन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उस आंदोलन के चलते कांग्रेस पार्टी को एक संजीवनी मिल रही है। राजनीतिक पार्टी है, क्यों नहीं संजीवनी मिलेगी? क्यों नहीं? लेकिन ये संजीवनी जो मिल रही है, ये संजीवनी जो आप लोगों को मिलने की आप बात कर रहे हो, जब आपको लग रहा था कि सदन में जिस तरीके से ये कानून बने उससे पहले सदन के पटल पर रखे गए, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? नहीं, हमारे खिलाफ बाबा रामदेव को रन्ना जा रहे थे लेकिन जब घूम रहे थे, क्या इनको संजीवनी नहीं मिली? शमशेर जी, शंभू जी कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट शंभू जी कुछ कहना चाहते हैं? मुझे भी बोलने का मौका आ रहा हूँ रंजिता जी, आप ही के पास आ रहा हूँ उसके बाद। शमशेर जी, एक लाइन बोलनी है। जी सर। कि एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये तो मान लिया कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, क्योंकि वो गुटबाजी की तुलना कर रहे थे बीजेपी में। तो बीजेपी की गुटबाजी इस तरह की नहीं है, इस तरह की सरकार गिराने के लिए कोई तैयार है। एक मिनट पूरी बात सुन ले आनंद बयानी जी। जरूरत है। जहाँ तक किसान के खड़े होने की बात है, तो गुजरात में अभी चुनाव हुआ है, वहाँ का परिणाम देखिए कि कांग्रेस की क्या स्थिति हुई, और आम आदमी पार्टी जो कहीं नहीं थी वो जाकर के गुजरात में एंट्री मारी। तो कहने का सेंस कि गुजरात के किसानों ने तो कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया, वापस बीजेपी पे ही भरोसा किया। गुजरात को छोड़कर पंजाब को ले ले, जबकि कांग्रेस पार्टी के तौर पे पूरे प्रदेश में थी। तो कहने का सेंस कि जो किसान आंदोलन के किसान किसी राजनीतिक दल के साथ है ही, ये चुनाव अगर इसका रिजल्ट है तो चुनाव में तो नहीं दिख रहा है ऐसा कि किसान उनके साथ है। अभी जो हाल में तुरंत चुनाव हो गए, किसान आंदोलन के बाद के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। और
हाँ, पंजाब की बात कर रही कांग्रेस पार्टी, गुजरात में एक ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी, वो वहां जाकर के अच्छा प्रदर्शन कर देती है और कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किसान आंदोलन के चलते आप लोग जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, कम से कम आपसे तो बेहतर प्रदर्शन कर ही सकती थी कांग्रेस पार्टी। जिसके अंदर वो भी जगह चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस से क्या हालत है। खाली आप एक गुजरात को ना लें, पंजाब के अंदर अभी नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, वहाँ बीजेपी कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है, और भी देश के अंदर कहाँ चुनाव हुए हैं, वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति क्या रही। खाली आप गुजरात को ना लेके चले। चले रंजिता मेहता जी, और अभी बड़ौदा का चुनाव हमें रंजित, चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। रंजिता मेहता जी, ये तो स्पष्ट तौर पे कांग्रेस पार्टी ने कह दिया हम तो परखना चाहते हैं कौन किसके साथ खड़ा है, और इससे साफ हो जाएगा कि कौन किसानों के साथ है, कौन किसानों के साथ नहीं है। मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि ये सर्टिफिकेट आनंद बियानी जी या इनकी पार्टी वाले बांटेंगे कि जो लोग किसानों के साथ हैं, क्या वो भाजपा में है, क्या वो कांग्रेस में है। आज जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है, आज उसको जो बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे राजनेता बढ़ावा दे रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी की टिकटों पे ही चुनाव लड़कर अपनी जमानतें जब्त करा चुके हैं। आज ये चुनाव जिस तरीके से राजनीतिक बोर्ड ले चुका है, जिस तरीके से उनको उकसाकर ये काम किए जा रहे हैं, आज जनता जनार्दन भी जान चुकी है कि जिस तरीके से मोदी जी ने कह दिया कि 1.5 साल के लिए हम इन कानूनों को आगे स्थगित करते हैं और हम हर चीज पर, हर बात पर बैठकर उसमें सुझाव लाने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद अगर इस आंदोलन को जारी रखा जा रहा है तो साफ नजर आ रहा है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। और जहां तक बात है हरियाणा सरकार की उपलब्धियों की, तो मैं बताना चाहती हूँ आनंद बिहारी जी को, अभी ये परफॉर्मेंस की बात करते थे कि पंजाब में हमें इतनी सीटें आई, तो गुजरात ने उसका जवाब दे दिया। पंजाब के अंदर तो सर अकाली दल के साथ हम अलायंस में थे। पंचायत चुनाव के लिए तैयार रंजिता जी, हम चुनाव लड़ते थे। पंचायत चुनाव के लिए तैयार हरियाणा में आप लोग हैं और बहुत बेहतर वोट पड़ी है। रंजिता जी, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार तैयार है, बीजेपी तैयार है, हरियाणा में मामला कोर्ट में है, लेकिन क्या कहा सीएम ने कि हरियाणा में माहौल ठीक नहीं है। मैं यही तो आपको बताना चाहती हूँ कि जो पंचायत के चुनाव है उसके अंदर अड़िंगा भी किसने अड़ाया, जो कांग्रेस के विधायक करण दलाल के बेटे ने वहाँ पर एप्लीकेशन लगाकर हाई कोर्ट के अंदर इसको रुकवाया हुआ है। तो आप रखते ना ताकत के साथ पैरवी करते इस मसले की। 2015 में किसने किया? हर बार पंचायत चुनाव देरी से हो रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? आज विपक्ष ने उसके अंदर रोड अटकाए हैं। हमने तो पंचायतों का विस्तार भी कर दिया है और आगे भी सुधार ला रहे हैं। 50% रिजर्वेशन महिलाओं को पंचायत सरकार ये कह रही है कि पंचायत चुनाव के लिए हरियाणा में माहौल ठीक नहीं है। करती थी कांग्रेस कि हम महिला चाहते हैं, आज उसके ऊपर मोहर बीजेपी लगा रही है महिलाओं को 50% आरक्षण देकर। आज जहां पर उनकी परफॉर्मेंस की बात हो रही है, हरियाणा के अंदर ऑलरेडी 69,000 वोट जो जॉब्स है हम दे चुके हैं। उसके बाद 31,000 जॉब्स हमारी ऑलरेडी पाइपलाइन के अंदर है। चलिए छोटा छोटा कमेंट एक लेना चाहूंगा मैं दो लोगों से। 30 नए महिला कॉलेज हम ऑलरेडी खोल चुके हैं, 22 नए नॉर्मल कॉलेजेस हम खोल चुके हैं। आपने शंभू जी को ये भी कहते सुना होगा रंजिता जी कि स्वास्थ्य को लेकर पिछली बार आप लोगों ने क्या दावा किया था? रंजिता जी, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आपने जो दावा किया था उसमें आप कामयाब हुए क्या? आप स्वास्थ्य सेवाओं को, शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर करने के लिए दावा कर रहे थे, शंभू जी ने सवाल खड़ा किया, उसका जवाब आपके पास क्या है? मैं आपको शमशेर सिंह यही तो बताना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर हमने मिसाल कायम की है। आज जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन हम न केवल अपने देश में बल्कि हम पड़ोसी देशों को भी दे रहे हैं, जिस तरीके से हमने आज भी कंट्रोल पाया है। हालात अगर असामान्य होते हैं तो रंजिता जी, आज भी अगर हालात असामान्य होते हैं तो इलाज कराने के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, हमें भी आपको भी। मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ, मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ। आप स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात कर रही हैं, आपको, हमें, मंत्री को, संतरी को अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो निजी अस्पताल में जाकर इलाज कराना पड़ता है हरियाणा के आदमी को। मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ शमशेर, ना केवल निजी, हमने तो सरकारी अस्पतालों के सुधार भी इतना कर दिया है। नहीं हुआ ना, जो कोरोना वैक्सीन का टीका है आज संतरी मंत्री बन जाकर सरकारी अस्पतालों के अंदर लगवा के आ रहे हैं। आज जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन के टीके की बात करेंगे, कोरोना वैक्सीन का टीका तो कोई भी आदमी लगवा लेगा। अगर गंभीर बीमारी किसी की हो जाती है तो इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता है आम आदमी को भी, खास आदमी को भी।
रंजिता जी शमशेर हेल्थ बजट को लेकर इस बार जो हमारी गंभीरता है, इसीलिए हम हेल्थ बजट को बढ़ाने ठीक जा है, रहे हैं ताकि ठीक जो है। छोटी-छोटी छोटा सा दिक्कतें कमेंट, सामने आ रही हैं, छोटा सा वो कमेंट आगे ओंकार ना सिंह जी देखने कुछ को कहना मिले। चाहते हैं। और ओंकार सिंह जी, जहां तक बात है लिंक बात की, हमारी सरकार ने उसके अंदर बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, जहां तक बात है देखते जीएसटी हैं। कलेक्शन की, हम पूरे विश्व के अंदर आज 5वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। जहां तक ईज ऑफ डूइंग की बात है, हम 14वें से 4वें स्थान पर नहीं, पहुंच रोजगार चुके के हैं। हालात ठीक नहीं है रंजिता जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे तो देश में, प्रदेश में रोजगार आ जाते हैं। मैं हर बात के ऊपर हार नहीं भर सकता, जो बात ठीक लगी उस पर चर्चा होगी। ठीक है, ओंकार सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी। शमशेर जी, मेरी बहन कह रही है स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हुई हैं। अभी 3-4 महीने पहले मेरी बहन को कोरोना हुआ था, तो ये प्राइवेट अस्पताल में गई थी, इनसे पूछ लीजिए। ये उस टाइम प्राइवेट अस्पताल में खुद गई थी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मौजूदा सरकार में, बीजेपी और जेजेपी सरकार में 2 स्तर पर अंतर्द्वंद चल रहा है। बीजेपी और जेजेपी में चल रहा है। अभी माननीय अनिल विज जी ने लव जिहाद के लिए कानून लाने की बात करी, और दुष्यंत चौटाला जी ने बोला कि लव जिहाद का अक्षर हमें मंजूर नहीं है। इनका आपस में भी बीजेपी का भी द्वंद है। अभी आपने देखो, मनोज यादव जी जो हमारे डीजीपी हैं, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। अनिल विज जी उनको हटाने के पक्षधर थे, जबकि मुख्यमंत्री जी ने सेंटर से विशेष की एक्सटेंशन लेकर उनको दोबारा से सीट पर बिठा दिया। तो ये गुटबाजी है, ये बीजेपी में ज्यादा है। आज तक इसमेम सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं अनाउंस हो पाया। और मैं बताना चाहूंगा, ये बजट की बात कर रहे हैं, आज प्रदेश के ऊपर 1,98,700 करोड़ का कर्ज है। जब बीजेपी आई थी तो 67,000 करोड़ का कर्ज था। इन्होंने ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में बना दिया, कौन से पुल, कौन सी नदियां, कौन से इन्होंने इंडस्ट्री लगा दी कि 1,98,700 करोड़। ये तो ऐसी पोजीशन है कि दाढ़ी से मूछें लंबी हो रही हैं। इनको उस कर्ज का ब्याज देने के लिए दोबारा। चलिए, एक छोटा सा कमेंट शंभू जी से लेना चाहूंगा। इस कार्यक्रम को वजह समापन की तरफ लेके जा रहा है। शंभू जी, आपसे पूछूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की गठबंधन सरकार के लिए इस बार का बजट कितना खास रहेगा? छोटा सा कमेंट उसको लेकर। और जो एक साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर बात हो रही है, उसकी झलक नजर आएगी क्या? क्योंकि हो सकता है कि उसके पीछे किसान कानून, किसानों के लिए कृषि कानूनों का मसला हो, उस पर जेजेपी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हो। शंभू जी, देखिए, जो बजट है उसमें जो सीएम ने जो संकेत दिए हैं मनोहर लाल जी ने, उसमें ये साफ संकेत है कि इस बार का बजट जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा और प्रदेश के हेल्थ पे ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं होंगी। बाकी जो किसान का इशू है, किसान को लेकर के क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट खास करके हरियाणा सरकार केंद्र सरकार को फॉलो कर रही है, तो कोई भी नई घोषणा की उम्मीद मुझे कम लग रही है। जो केंद्र सरकार की घोषणा है उसी घोषणा से संबंधित या रिलेटेड घोषणाएं जो हो सकती है वो ये कर सकती है। और अपनी तरफ से कोई ज्यादा घोषणा की उम्मीद मुझे नहीं लग रही कि सरकार के पास कोई पैसा है जो कि पब्लिक को देने की स्थिति में हो, क्योंकि सरकार की जो अपनी आर्थिक स्थिति है वो भी पिछले साल कोविड की वजह से बहुत अच्छी नहीं है और इसलिए उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है कि वो दे पाए। पिछले साल की जो घोषणाएं हैं वही पूरी नहीं हुई है, वही सब योजनाएं लटकी हुई है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। आप देखिए कि इस 5 में तो पूरे 5-6 साल की बात कर रहा हूँ, जब से बीजेपी सरकार आई है, कब से कोई नया स्कूल खुल गया हो, कोई नया। चलिए, लगता है संपर्क जो है वो टूट गया है शंभू जी के साथ। बहुत शुक्रिया शंभू जी आपका। रंजिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद बियानी जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओंकार सिंह जी आपका भी इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आज जो बात हो रही थी विश्वास की अग्नि परीक्षा को लेकर हो रही थी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो हम लेकर आ रहे हैं और सरकार जो है वो जनता का विश्वास खो चुकी है। उसमें किसानों की बात हो रही है, उसमें रोजगार की बात हो रही है, उसमें कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आपस में कितनी एकजुट है, उस पर कांग्रेस पार्टी को कितना भरोसा है, ये आज हमने सवाल किया। अब देखना होगा कि जो 10 तारीख की बात हो रही है उसमें कितनी एकजुटता के साथ ये लोग साथ आते हैं। और फिर कांग्रेस ने एक बात और भी कही है कि ये सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव केवल सरकार गिराने को लेकर नहीं है, ये भी देखना है हमने कि कौन आदमी सरकार के साथ खड़ा है। यानी ये साबित कांग्रेस पार्टी करना चाहती है कि कृषि कानूनों को लेकर जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, वो सरकार के साथ हैं या सरकार के साथ नहीं है। ये भी कांग्रेस पार्टी देखना चाहती है, जो आज की चर्चा में निकलकर सामने आया।
वहीं वरिष्ठ पत्रकार शंभू बद्रे जी ने सीधे तौर पर कहा कि लगता नहीं सरकार की सेहत पर इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई फर्क पड़ेगा, सरकार सेफ है। लेकिन सरकार के सामने चुनौती तो है, क्योंकि विपक्ष अगर किसी मसले को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर मजबूती के साथ सरकार के सामने खड़ा होता है तो फिर उसकी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और ऊपर से हरियाणा में सरकार जो गठबंधन की है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, तो पूर्ण बहुमत की सरकार जब नहीं होती है तो उसके सामने चुनौतियां बहुत होती हैं। अपने सहयोगी दल को बनाकर रखना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है, उसको लेकर बात करनी है। अभी जो 75% युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार में आरक्षण देने की बात जो हुई थी, उसका बिल पास हो गया है। वो जेजेपी की महत्वाकांक्षा रही है, जेजेपी का अपना एक चुनावी घोषणा पत्र में वादा रहा, वो पूरा हो गया। लेकिन इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा तो फिर निवेश की संभावनाएं प्रदेश में कम हो सकती, क्योंकि हरियाणा में रोजगार लगाने वाली कंपनियां सस्ता कामगार देखेगी, सस्ते मजदूर देखेगी, स्किल देखेगी। अब उसके लिहाज से हरियाणा में स्किल कितना बेहतर है, कितने स्किल्ड लोग यहाँ पर रहते हैं, उसको लेकर भी सवाल खड़ा होगा। तो तमाम बातें, लेकिन बजट जो है वो कोरोना संकट के बाद रहेगा कैसे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। और बहुत कुछ शायद ना मिले हरियाणा को, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर जरूर बात हो रही है, उसके ऊपर काम होगा। क्योंकि जिस तरह से कोरोना संकट के दौरान हमने देखा कि सरकारी अस्पतालों में बहुत से ऐसे मामले सामने आए जिससे ये बात जाहिर हुई कि स्वास्थ्य सेवाओं पर बेहतर काम करने की जरूरत है। कई मंत्रियों को, बड़े लोगों को भी अपना इलाज कराने के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ा था, उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन सबकी निगाहें सबसे पहले 10 तारीख पर हैं। उसमें क्या होगा, कांग्रेस की भी विश्वास की परीक्षा है और सरकार के विश्वास की भी परीक्षा है, और इस बात की भी परीक्षा है कि जो दावे लोग कर रहे हैं किसानों के साथ हैं, वो कितने लोग किसानों के साथ हैं, कितने लोग जो है किसानों के साथ होने का दावा तो करते हैं, लेकिन वाकई में कितना तल्लीनता के साथ उनकी आवाज को उठाते हैं, ये सदन में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।